नाज़रीन, मेरे साथ एशिया टाइम के संपादक अशरफ अली बस्तवी और मिथिला पोस्ट के संपादक कमर क्रांति साहब मौजूद हैं। आज हमारा विषय बहुत अहम है, जो मुस्लिम उम्मत का एक मसला है। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले अदीब भाई ने, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के साबिक सदर भी रह चुके हैं और एक सीनियर मुस्लिम रहनुमा हैं, उन्होंने एक मुस्लिम मीडिया हाउस की वकालत करते हुए एक वीडियो रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें वो मुस्लिम मीडिया हाउस का क़याम अमल में लाना चाहते हैं। उसके लोगों ने बहुत ज़्यादा मुआफ़क़त भी की, मुखालफत भी की, लेकिन कमर क्रांति साहब ने, जो मिथिला पोस्ट के संपादक हैं, इन्होंने अपने एक लेख में, अपने एक आर्टिकल में उस वीडियो प्रोजेक्ट की खुल के मुखालफत की। तो मैं कमर भाई आपकी तरफ डायरेक्ट आता हूं कि आखिर आप अदीब भाई का जो ये प्रोजेक्ट है मुस्लिम मीडिया हाउस, इसके खिलाफ आप क्यों हैं? देखिए, ख़िलाफ़ होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चौथी दफ़ा ठगा नहीं जाना चाहता हूँ। इससे पहले भी अगर आप पास में देखेंगे तो महमूद मदनी साहब ने जब 92 में हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो उस वक्त में भी मीडिया हाउस के बारे में इसी तरह की गर्मा गर्म बहसें हुई और लोगों के ख्यालात आए, लोगों ने इस पे के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा एक मीडिया हाउस होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि वो कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आया। लोगों के ये भी दावे हैं कि उस नाम पे काफ़ी चंदे इकट्ठे किए गए थे। उसके बाद से फिर मिली काउंसिल के जो हेड हैं जनाब मंजूर आलम साहब, उन्होंने भी बाकायदा इसी तरह का एक आइडिया लेकर वो आए थे। उन्होंने भी बाकायदा यहाँ तक कि वो एडवांस स्टेज में गए। अल फलक के नाम से एक उन्होंने चैनल भी बनाया, उसके संपादक संतोष भारती को बनाया गया था। वो भी ज़मीन पे नज़र नहीं आया। उनके लिए भी यही बात कही जाती है कि कौम के नाम पे वो एक मीडिया हाउस लेके आ रहे थे। तीसरा जो एक वाक़या है वो है सैयद हामिद अंसारी साहब का, जिन्होंने सैयद हामिद साहब जो हमदर्द के चेयरमैन भी रहे, जो फाउंडर भी रहे। उन्होंने भी एक अखबार का आइडिया लेके आए थे कि कौम का एक अखबार होना चाहिए था, डेली अखबार। लेकिन ये आइडिया भी उनका एक मंथली मैगज़ीन पे आके ख़त्म हो गया। लेकिन उस मैगज़ीन का भी देखिए, उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस में जोड़ करके वो मैगज़ीन के पैसे लिया करते थे, जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता था। वो मैगज़ीन भी बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ, बहुत आइडियल मैगज़ीन नहीं था। मतलब ऐसे टॉपिक्स उसमें नहीं पब्लिश होते थे जिसको देख करके हम खुश हों कि वाकई ये एक कौम के लिए एक बेहतरीन मैगज़ीन है। कौम के लिए अगर जर्नलिज़म में किसी ने काम किया है तो वो काम किया है सिर्फ़ और सिर्फ सैयद शहाबुद्दीन साहब ने। उस वक्त में उनके जब आप जर्नल्स को पढ़ेंगे तो आप देख के हैरान होंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को उन्होंने उठाया, और एक तो वो हर टॉपिक्स को जो कौम से रिलेटेड होते थे, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में तो मुमकिन है कि हम आम और ख़ास कर सकता है। उस वक्त जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, जैसे एक मिसाल के तौर पे उस वक्त इंडिया में कितने मुस्लिम CEOs थे, उनकी लिस्ट वो पब्लिश करते थे। जितने भी पॉलिसीज़ मुसलमानों की आती थी, या यूं कह लीजिए सच्चर कमेटी की जो भी आप रिपोर्ट्स आप पढ़े हैं अभी तक, वो A to Z सालों पहले सैयद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो पब्लिश कर चुके थे। तो ये एक रिमार्केबल योगदान है अगर इंडिया में कौम के नज़रिए से अगर किसी ने जर्नलिज्म पे काम किया है तो वो किया है। लेकिन एक नया आइडिया फिर क्यों आया कि अभी आप देखे होंगे कोविड-19 के मामले में जिस तरह से तबलीगी जमात वालों को पोर्ट्रे किया मीडिया ने, तो जाहिर है फितरी तौर पे हमारे अंदर ये गुस्सा, ये आना था। ये चर्चा हो रही थी, टेबल गर्म था, उन्होंने हथौड़ा मारा है। इसी पे मेरा एतराज़ है कि मैं चौथी दफ़ा मैं नहीं चाहता हूँ किसी झांसे में आऊँ। और दूसरी वजह यह है कि उनका बैकग्राउंड भी जर्नलिज्म का नहीं है। इससे पहले उन्होंने कोई रिमार्केबल काम भी कौम के लिए नहीं किया है। एक देखिए, कौम के अंदर एक और बीमारी जो आज की डेट में है, उस बीमारी को दूर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम नाम पे लोगों के पीछे आ रहे हैं, काम पे नहीं आ रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप अदीब साहब ना देखें, आप कमर क्रांति ना देखें, आप ये नहीं कि ज़ुबैर साहब के नाम पे ना जाए। अगर ज़ुबैर साहब ने काम किया है, अशरफ साहब ने काम किया है, तो उनके लिए आप आगे आइए। तो ये असल वजह है एतराज़ के। अच्छा, आपको ये बताएं कि मुझे कि उनके प्रोजेक्ट में आपको कमी कहाँ कहाँ नज़र आती है? कई कमी है। आप अगर उनके वीडियोस को अगर गौर से सुने, वो खुद वो कमी को खुद अपनी जुबान से वो कबूल कर रहे हैं। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पे वो पहला इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो कौमी तड़का दे रहे हैं अपने वीडियो में, कि यहूदियों ने कब्जा कर रखा है मीडिया हाउस पे। अब ये बताइए, कब्जा का मीनिंग क्या होता है? आम भाषा में हम यही समझते हैं, हम लोग जामिया नगर में रहते हैं, भाई फलां का फ्लैट कब्जा हो गया, फलां के प्लॉट को कब्जा कर लिया, या किसी की गाड़ी कोई कब्जा कर ले, चुरा ले, किसी घर में जाके आप बैठ जाएं, किसी की दुकान पे आप काबिज हो जाए, उसी को कब्जा कहते हैं ना। तो
बताइए किस मीडिया हाउस को किसी ने जाके जबरन कब्जा किया है? फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क 18 है, उसको मुकेश अंबानी ने बाकायदा ओवरटेक किया, खरीदा है, हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं। मतलब इनसे ये बात साबित होती है कि दुनिया में जितनी भी मीडिया हाउस चल रही है उसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई ना कोई बिजनेसमैन पैसे से लगा के, पैसे से सींच के चला रहा है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। लेकिन क्योंकि कौम को ऐसी फर्जी बातों से आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ये लाइन यूज किया गया। तो पहली कमी तो ये हुई कि कौम के जो कलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, आज तक दुनिया में कोई सिंगल चैनल, कोई सिंगल अखबार चंदे से नहीं चला है। एक हारा है तो अदीब साहब एक नाम बता दें। लेकिन दुनिया में बहुत से काम क्राउड फंडिंग से हो रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट चंदे से हो रहे हैं। आपने चंदे पर अपने आर्टिकल में विशेष एतराज उसमें आपने बिल्कुल, मैंने खुलकर ये एतराज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं फिर अपनी बात पे वापस आऊँगा। मैं समझाना चाहूँगा, पूरी उम्मत को मैं समझाना चाहूँगा कि चंदे से एक मदरसा तो आप चला सकते हैं, एक स्कूल आप चला सकते हैं, लेकिन चंदे से मीडिया हाउस आज तक चला ही नहीं है। मतलब ये रियलिस्टिक प्लान ही नहीं है, इसमें कहीं से भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हमने एक ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट से कभी भी एक मीडिया हाउस चलाना पॉसिबल है ही नहीं। कैसे? सोचिए ज़रा, एक ट्रस्ट में 8-10 ट्रस्टीज़ होंगे, मेंबर्स होंगे जो फैसले लेंगे। अगर नेटवर्क 18 का मालिक मुकेश अंबानी है तो वो फैसला लेगा कि ये न्यूज़ चलाना है कि नहीं चलाना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। लेकिन जब आप एक ट्रस्ट के जरिए कोई चीज़ लेके आएंगे तो हो सकता है कोई एक ट्रस्टी किसी मामलात में कहीं से मुतासिर हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए कहीं, फिर वो हो सकता है दखलंदाजी करे कि नहीं ये खबर आज नहीं चलानी है जी। फिर क्या होगा? वहाँ फूट होगा, टूट होगा। तो जो कौम से आज आप कलेक्शन मांग रहे हैं तो क्या वो पैसा आप लौटाएंगे? तो ये रियलिस्टिक बात नहीं है। कभी भी ट्रस्ट से एक मीडिया हाउस नहीं चलाया जा सकता, और चंदे से तो कतई नहीं, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में एक चैनल चंदे से नहीं चला है, इसलिए चंदे पे मेरा एतराज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका एक एतराज और भी है कि कोई भी अभी तक पॉलिटिकल आदमी जो है ये काम नहीं कर सकता, मीडिया का काम नहीं कर सकता, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो हर किसी को समझ में मेरी बात आ रही होगी कि एक मीडिया हाउस चलाने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उस कोर इंडस्ट्री का आदमी होना ज़रूरी है, एक पॉलिटिशियन। दूसरी बात, किसी भी काम के लिए उस आदमी का होना ज़रूरी है जो उस काम के साथ वो इंसाफ कर सके। जर्नलिज्म का मामला इंसाफ से है, क्योंकि जो आप छापते हैं वो किसी के खिलाफ भी होता है, किसी के फेवर में भी होता है जी। एक पॉलिटिशियन आदमी, मेरा दिल कहता है कि वो इंसाफ कभी जर्नलिज्म के साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? अदीब साहब की पूरी ज़िंदगी पे अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि डे 1 में वो किसी और पार्टी में थे, डे 2 में किसी और पार्टी में थे, डे 3 किसी और पार्टी में थे, डे 4 किसी और पार्टी में थे जी। राज्यसभा वो एक पार्टी से जाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा वो प्रचार किसी और पार्टी के लिए करते हैं। मतलब किसी एक ख्याल की पार्टी के साथ वो नहीं है, मतलब वो अपने ख्याल पे कायम नहीं है। अगर मान लीजिए इसको इस तरह से लिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ गलत कर रही थी, हमेशा वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के साथ रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन क्या इंडिया में हर सेकुलर पार्टी खराब है? कि आप सपा में थे फिर बसपा में आ गए, बसपा से फिर आप कांग्रेस में आ गए? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आज वो बसपा में है, आप इल्ज़ामात लगते रहें कि बसपा मुसलमानों के साथ सही नहीं कर रही है, या मुसलमान के मामले में वो बोल नहीं रही खुल करके, या सपा पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो अगर वो एक मीडिया हाउस के मान लीजिए हेड हो जाते हैं, जाहिर है वही हेड होंगे, ट्रस्ट उन्होंने बनाया है तो वही चेयरमैन होंगे, अब क्या वो बसपा के खिलाफ लिख पाएंगे? तो मेरी राय में यह है कि मैं ये नहीं, ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि कोई भी पॉलिटिशियन एक जर्नलिस्ट नहीं हो सकता है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है हक की पैरवी करना और हक लिखना। यही मेरा कोर एतराज़ जो है, वजह यही है। अगर वो ये कह के आते अपनी वीडियो में कि मैं आज से हाथ उठा, वो ऐसे कहते कि भाई आज से मैं पॉलिटिक्स से मैं इस्तीफ़ा लेता हूँ, आज से मेरा पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है और मैं कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ, मीडिया हाउस लेके आ रहा हूँ, तो उनका मैं वेलकम करता। और एक और बड़ा एतराज़ है मेरा जो मैं आप लोगों से नहीं कह सका, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुस्लिम मीडिया हाउस। इस पे मेरा सख्त एतराज़ है। देखिए, क्या मुस्लिम मीडिया हाउस की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम मीडिया हाउस की ज़रूरत नहीं है, मीडिया हाउस की ज़रूरत है। मुस्लिम मीडिया हाउस की इसलिए ज़रूरत नहीं है, समझिए। और हम मुस्लिम मीडिया हाउस की बात क्यों कर रहे हैं, फिर हम उसी लाइन पे आएंगे कि जिन लोगों ने भी मीडिया हाउस के नाम पे कलेक्शन किया या जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया कह सकते हैं,
वो उन्होंने कौमी तड़का दिया, उसमें कौमी एंगल दिया, दीनी एंगल दिया। जैसे एशिया टाइम्स आप चला रहे हैं जी, नाम से जाहिर होता है कि ये एक कॉमन नाम है, एक कॉमन खबर, हर तरह की खबर आप पब्लिश करते होंगे। अगर आप कल को कलेक्शन के लिए, अगर चंदे के लिए आप आएंगे ना, तो मुसलमानों के अंदर ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि तीन जगह पैसा देना सब आपका काम है जी। मदरसे में पैसा देना, मस्जिद में पैसा देना, और रमज़ान के महीने में यतीम को, बेवाओं को, गरीबों को देना। इसके अलावा मुसलमानों को ये जहन में नहीं डाला गया है कि आप एक अच्छा स्कूल भी खोल सकते हैं क्राउड फंडिंग से, एक अच्छा कॉलेज भी खोल सकते हैं, एक अच्छा मीडिया हाउस भी खोल सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी एक इंजीनियरिंग के लड़के के पास अच्छा प्लान है स्टार्टअप के लिए, तो आप क्राउड फंडिंग से उसकी मदद कर सकते हैं। ये सब कौम के अंदर नहीं डाला गया है। अब अदीब साहब ने क्या मौके का फायदा उठाया कि अगर हम कौमी एंगल डालेंगे तभी लोग, मुझे वो 100 रुपए की जो बात कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि हम जब कौम को इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। अगर आप मुस्लिम मीडिया हाउस की बात कर रहे हैं तो क्या आप कल हो गए मुस्लिम रेडीमेड हाउस की बात कर रहे हैं, कल हो गया आप मुस्लिम टैक्सी हाउस की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में आप मुस्लिम एंगल आप देना चाह रहे हैं, तो ये जायज़ बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है सर कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना है। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ मुस्लिम मीडिया हाउस जैसी चीज़ें काम नहीं करेंगे। इससे पहले भी आपके ऑलरेडी 2280 रजिस्टर्ड उर्दू अखबार हैं। एक अखबार का नाम बता दीजिए जो मकबूल रहे। आप उर्दू अखबारात की मुखालफत करते हैं? देखिए, उर्दू अखबार की मैंने मुखालफत नहीं की, मैंने कहा कि उर्दू अखबार की जो कमियां हैं वो मैंने जाहिर की है। देखिए, RNI की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ 2280 अखबार रजिस्टर्ड है उर्दू अखबार। लेकिन मुझे एक नाम बताइए जो पूरे इंडिया में मकबूल हो। 2 अखबार के नाम फौरी तौर पे ज़ुबान पे आते हैं, वह इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा। इन दोनों के मालिक भी नॉन मुस्लिम हैं। एक का मालिक मिड डे ग्रुप ने ले रखा है इनकलाब को, दूसरा सहारा सुब्रतो राय के हैं। उसमें भी आप मकबूल नहीं, क्योंकि आपने जर्नलिज्म को एज ए जर्नलिज्म लिया ही नहीं है। उर्दू अखबार जो आपने 2280 रजिस्टर्ड करा रखे हैं, 2 को निकाल दें तो 2278 अखबार, वो मुझे नहीं लगता किस वजह से आपने रजिस्टर्ड करा रखे हैं। वो एक मुझे लगता है कि मदरसे का अखबार चल रहा है, उसमें खबरों को आप देख लीजिए किस तरह की खबरें आप पब्लिश करते हैं। और तो छोड़िए, उर्दू अखबार की जो खबरें हैं वही खबर हिंदी अखबार में किस एंगल से छप रहा है वो देखिए। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान को किसने रोका है एक मीडिया हाउस खोलने से, एक कॉमन मीडिया हाउस? आप एक लल्लन टॉप क्यों नहीं आज तक बना पाए? आप क्यों नहीं बना पाए? मुसलमानों में एक ध्रुव राठी क्यों नहीं पैदा हो पाया? क्योंकि आपके जहन में क्या है कि आप हर चीज़ में दीनी एंगल देखते हैं। एशिया टाइम्स आप चला रहे हैं, कल को अगर आप इस्लामी रिसाला लेके आ जाएं तो आपको कलेक्शन चंदा मिल जाता है, क्योंकि आपको ये समझाया गया है कि कौम में इन सब चीज़ों में मदद करना ही सवाब का काम है, देना आपको सवाब मिलेगा। नहीं तो आप बताइए ना मुझे। अच्छा, ये बताएं, 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपने बड़ी अहम बात कही है कि लोगों का जहन इस तरह बनाया गया है कि वो मस्जिद में चंदा देना, मदरसे बनाना और रमज़ान में और कुछ इस तरह के काम कर लेना, इसके अलावा उन्हें नज़र नहीं आता। तो ये जो बनाया गया है 2-3 बार आपने रिपीट किया, ये किसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसने बनाया है? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हर चीज़ में 2 लोग होते हैं। एक बेनिफिशियरी कौन है इसका और विक्टिम कौन है इसका। विक्टिम कॉमन मुसलमान है, बेनिफिशियरी कौन है? जो लोग इस तरह की बातें जो लोग जहन साजी कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि मदरसे में ही फंड देना चाहिए, इसके बेनिफिशरीज कौन है? ऑब्वियस है मदरसा वाले। मस्जिद में देना है तो चलिए वो अल्लाह का घर है, लेकिन अब सुनने में ये आता है कि उसको भी लोगों ने, उसमें भी गड़बड़ियाँ आ गई हैं, ये छुपी हुई नहीं है। कल होकर के लोगों के अंदर खौफ था कि मस्जिद के नाम पर कम से कम गलत कलेक्शन नहीं होता था। अब ये बातें आ रही हैं मार्केट में कि मस्जिद के नाम पर भी, मतलब हम इस कदर बेहिस और बेशरम हो गए हैं कि अब हम मस्जिदों के नाम पर भी कलेक्शन कर रहे हैं। तो मेरा यही एतराज़ है कि इसके बेनिफिशियरी कौन है उनको देखिए और विक्टिम कौन है उनको देखिए। कौम के अंदर जो टोटल बेदारी आनी चाहिए, मतलब आप आज की तारीख में आप जीरो पे हैं, यहाँ से आपको शुरू करने की है। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये माइंडसेट दूर नहीं होगा ना, कभी महमूद मदनी साहब मीडिया हाउस लेके आते रहेंगे कौम के नाम पे, कभी जो है सो अदीब साहब लेके आएंगे और आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि खूब कलेक्शन हो रहा है। मैं आपसे आखिरी एक सवाल करूँगा, लेकिन उस आखिरी एक सवाल से पहले मैं अपनी एक बात इसमें बीच में ऐड करूँगा कि बहुत से लोग हैं जो पत्रकारिता में अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे, बहुत सारे नाम आपके आसपास भी हैं। उन सब, वो तो एक विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि आपके नज़दीक इसका उपाय क्या है, क्या सलूशन है? फाइनल हमारे नाज़रीन को बताएं कि अदीब साहब ने एक आइडिया पेश किया, इसकी मुखालफत हुई, मुआफ़रत हुई, अपने आर्टिकल लिखा, हमारी ये बहस आज की चर्चा हो रही है, लेकिन इसका उपाय क्या है फाइनल? जी देखिए, इसका सिंपल उपाय यह है कि आप मीडिया हाउस को प्रोफेशनली लें, आप
मीडिया हाउस को मीडिया हाउस की तरह आप इस्टेब्लिश करें। मीडिया हाउस चलाने के लिए किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का या बड़े बिजनेसमैन की मुदाखलत की ज़रूरत है, मतलब वो फंड करे, उसको आपको तलाशना होगा, फिर आप लेकर के आएँ, फिर आप उसके लिए आप फंडिंग की भी आप तलाश करेंगे फंडिंग की, तो आपको मिल जाएगा। एक पहली बात ये। दूसरी बात ये है, हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी नहीं कम भी तो 100 से ज़ायद लड़के हैं जो मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, जो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया का चेंज किए हैं, परसेप्शन चेंज किया है, उनके न्यूज़ को लोग कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी, नेशनल तौर पे भी। उन लोगों का आप सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल एशिया टाइम्स जैसे आप लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इनको आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा कैसे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है और कैसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैगम मुर्तजा वन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, अच्छा एक्सपोजर उनका रहा है, राज्यसभा टीवी में भी उन्होंने काम किया है, टीवी 9 में उन्होंने काम किया है, नेटवर्क ईटीवी नेटवर्क पे उन्होंने काम किया है। उनसे आप पता करें ना कि उन्होंने इतने बड़े बड़े चैनल्स की नौकरी उन्होंने क्यों छोड़ दी। जी। उन्होंने अपने ज़मीर का वहाँ सौदा नहीं किया। उनको लगा कि जो उनकी स्टोरीज़ हैं वो सही ढंग से पब्लिश नहीं की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि मेन स्ट्रीम का नैरेटिव क्या है, वो आपकी बात को नहीं छापते हैं, ये सबको मालूम है। उन्होंने वहाँ सरेंडर करना नहीं जायज़ समझा, उन्होंने रिज़ाइन किया और viewswall.com करके उन्होंने इंग्लिश में एक पोर्टल उन्होंने शुरू किया है। ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। एशिया टाइम्स, मैं खुल करके, ये नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, एशिया टाइम्स है, जैसे बियॉन्ड हेडलाइंस हैं, जिस तरह से नौकरशाही.com है, बोलता हिंदुस्तान है, आपको मुस्लिम मिरर.com है, twocircles.net है। ये सारे ऐसे आपको मेरे इतने नाम मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनको कॉल करने की ज़रूरत है कि भाईजान बताओ क्या आपके पास स्टूडियो है, क्या आपके पास एक कंप्यूटर है कि नहीं, जो आप न्यूज़ आप बना रहे हो, जो छाप रहे हो पब्लिश, आपको कोई फंड की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन वही है कि जो माइंडसेट में जो डाल दिया गया है ना कि मस्जिद, मदरसा और यतीम बेवा को रमज़ान के, इससे कौम को निकलने की ज़रूरत है। और अदीब साहब का जो प्लान है टोटली बोगस है, अनरियलिस्टिक है, चंदे से कोई आज तक चैनल नहीं चला, ये कौम को समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ छूट गई कि वो, अब सवाल ये, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि वो क्यों ये लेके आए इस वक्त। जी देखिए, बिहार में इस वक्त इलेक्शन है चंद महीनों के बाद, फिर उसके बाद बंगाल में इलेक्शन है और उसके बाद यूपी में इलेक्शन है। ये इन 3 स्टेट्स में मुसलमानों का जो है एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अब इनको अगर आप गौर करें अदीब साहब को, तो ये पॉलिटिकली एज ऑन डेड हैं, क्योंकि अब वो एक्स राज्यसभा एमपी को कोई नहीं पूछ रहा है, किसी पार्टी ने उनको कंटिन्यू नहीं किया, किसी पार्टी में इस वक्त वो हैं कि नहीं है वो खुद ही बता सकते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं मीडिया हाउस लेके मुसलमानों का आता हूँ, चलो उन्होंने टर्म भी यूज किया मुस्लिम मीडिया हाउस, तो मैं एक रहनुमा की, मेरा जो अपने आप को वो पोर्ट्रे करके मैं रहनुमा बन जाऊंगा। फिर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी खुद मुझे अप्रोच करेगी कि बताएं जी आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की नीयत साफ होती है तो वो रियलिस्टिक प्लान लेके आता है। आप उनकी तमाम वीडियोस को सुनिए, वो कह रहे हैं कि अलीफ को कि भाई बिरयानी खाना ही काम नहीं है कौम का, तो वो भी तो आज तक बिरयानी खा रहे थे जब वो पावर में थे। उन्होंने कितने मीडिया हाउस की मदद की है मुसलमानों की, जितने नाम मैंने बताए, क्या किसी ने, उन्होंने कभी एशिया न्यूज़ को 1 रुपए की मदद की? क्या उन्होंने मुस्लिम मिरर को 1 रुपए की मदद की? टू सर्कल्स को मदद की? जो पावर में रहते हुए 6 साल MP रहते हुए अल्लाह ने उनको नवाजा है, पैसे से नवाजा है, रुतबे से नवाजा है, वोकल थे, 50 काम करा सकते थे मीडिया कौम के लिए, क्या उन्होंने किया? एक छोटा सा पोर्टल से वो शुरुआत कर लेते जो 10,000 रुपए में बनता है। तो ये क्यों आया? सिर्फ इलेक्शन अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन देने के लिए। इसी वजह से इसमें 2 फायदे देखिए, एक तो कौम से उनको करोड़ों रुपए कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कौम को मैं जाके पॉकेट तो नहीं छीन लूंगा, वॉलेट नहीं मैं छीन लूंगा, मेरे इस वीडियो सुनने के बाद पता नहीं कितनी तब्दीली आएगी कौम में। तो एक तो कलेक्शन आ जाएगा, प्लस उनका जो है इमेज मेकओवर हो जाएगा और कौम के रहनुमा भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत पुराना है सर। बड़े जज्बाती जो है पोस्ट पर उनके जो कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, ताउन के, हौसला अफजाई के, इस तरह के कमेंट। और मैंने एक चीज़ देखी उसमें कि आप भी अलीग हैं, मैं भी अलीग हूँ, और अशरफ भाई का भी कुछ ना कुछ ताल्लुक अलीगढ़ से है जी। उसमें अलीग बिरादरी के जो सीनियर हमारे अलीग्स हैं उनके बड़े पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके नेगेटिव कमेंट भी वहाँ पे आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो नाज़रीन मैं बता दूं, ये आज की हमारी जो बहस थी वो अदीब भाई का जो एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने मुस्लिम मीडिया हाउस का एक सपना देख रहा है, उसके ऊपर हमारी ये चर्चा थी। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें और एशिया टाइम को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।